हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए, या फिर अगर मैं बात करूं कि एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग देखो क्विज भी लगाया करो। मैं डेली आप लोगों के लिए शाम को 8 बजे मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने क्विज अपलोड करता हूँ। अब अभी तक 10 क्वेश्चन अपलोड किए जाते थे, लेकिन बच्चों की डिमांड पर मैं अब उन्हें 20 क्वेश्चन करने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन आप लोगों को डेली के करंट अफेयर्स के करने को देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का करंट अफेयर्स होते जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ। और वहीं से आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ भी बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर बात करें आज की, तो आज है 27 अगस्त। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा की सरकार ने की है। तो देखो, हरियाणा में अब 108 संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। देखो, संस्कृति मॉडल स्कूल क्या क्या होते हैं? देखो, संस्कृति मॉडल स्कूल वो होते हैं जो एक तरीके से कह सकते हैं कि खास एक पैटर्न पर डिजाइन किए जाते हैं वो स्कूल, उसी तरह का कोर्स उसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो उस तरीके के जो स्कूल्स होते हैं उनको संस्कृति मॉडल स्कूल कहा जाता है। तो ये अब 108 की संख्या में खोले जाएंगे हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में खोले जाएंगे। तो देखो, हरियाणा के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो, हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। चलो, आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल, हरियाणा के सीएम का नाम क्या है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता है वो आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में उस कमेंट को मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बताऊंगा। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट करते हैं तो उनके मैं कमेंट हाईलाइट करके बताता हूँ, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। बाकी देखो, अगर हम हरियाणा के बारे में बात करें तो देखो, हरियाणा में अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि दुनिया की पहली डबल डेकर स्टेक कंटेनर टनल बन रही है, जो कि अरावली हिल्स को काट कर बनाई जा रही है, जहां पर एक पूरी की पूरी डबल डेकर ट्रेन गुजरा करेगी। तो टनल बन रही है, ये मैंने आप लोगों को हाल ही में पढ़ाया था। साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं वो अब जो अगली बार के होंगे वो अब हरियाणा में होने वाले हैं, पंचकुला में। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि एक किसान मित्र यहाँ पर नियुक्त करे गए हैं, जो किसानों की मदद के लिए, मतलब किसानों को एक तरीके से शिक्षित करने के लिए उन किसान मित्रों को कहाँ नियुक्त किया गया? तो वो हरियाणा में नियुक्त किया गया। तो आप लोगों को इतनी देखो ढेर सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हरियाणा के बारे में रिकॉल हो गई, जानने को मिल गई ना। इसी तरीके से आप ढेर सारी क्विज जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल पर लगाइए, वहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में किस देश में एक सुनहरे खोल वाले कछुए की प्रजाति पाई गई है? तो ये नेपाल में पाई गई है। देखो, नेपाल में, देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये है एक तरीके से पूरा का पूरा सुनहरे खोल का ये कछुआ है, यानी कि इसका जो खोल है वो पूरा सुनहरा यानी कि गोल्डन है। और ये प्रजाति बहुत ज्यादा दुर्लभ है, मतलब अभी खोज हुई है इसकी, पहली बार ये देखा गया है। और बताया जा रहा है कि ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है जो पाया गया है, और अब इसको संरक्षित किया जा रहा है और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ज्ञात की जा रही है कि आखिरकार इसकी और भी मतलब क्या प्रजातियां हैं, या मतलब इसके बारे में और डिटेल्स इकट्ठी करी जा रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये कहाँ पर पाया गया है? तो ये नेपाल में पाया गया है। अब नेपाल के बारे में बात हुई तो देखो, नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है BD भंडारी। और पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये नाम इंपॉर्टेंट है, KP शर्मा ओली। और ये वही पर्सन है, KP शर्मा जो ओली है, वो ये कह रहे थे कि जो महाभारत है, यानी कि सॉरी जो रामायण है, जो राम थे वो अयोध्या के नहीं, वो नेपाल थे, राम नेपाली थे। आई मीन क्या कह सकते हैं इन लोगों के IQ लेवल को। चलो छोड़ो, इनके बारे में बात करना बेकार है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह है कि अगला है, कौन सा राज्य मुद्रा ऋण योजना की सूची में सबसे ऊपर रहा है? तो देखो, मुद्रा ऋण जो योजना है वो प्रधानमंत्री ने 2015 में लागू की थी, मतलब 2015 में इसे चालू किया गया था, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, मुद्रा ऋण योजना है। और इसके अंतर्गत अभी हाल ही में जो वुमेन्स को यानी कि महिलाओं को ऋण दिया गया है, उस श्रेणी में तमिलनाडु सबसे ज्यादा है, यानी कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ऋण दिया गया है। लगभग 15 करोड़ ऋण लोगों को दिया गया है, जिसका एनुअल अगर अमाउंट देगा तो हम
4.78 लाख करोड़ रुपए बैठता है। ठीक है, तो इतना अमाउंट का ये दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ऋण के तौर पर इसमें दिया गया है। देखो ये जो ऋण है वो किस लिए दिया जाता है, ये ऋण दिया जाता है जैसे कि कृषि क्षेत्र के लिए दिया जाता है, साथ ही साथ अगर स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, आप अपना कुछ शुरू करना चाहते हो, तो उस चीज के लिए आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि 2015 में चलाई गई थी। इसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, और इसके तहत तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इस बार लोन पास किया गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये जो लोन है वो आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल जो बैंक्स होती हैं, जो स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके द्वारा, और भी मतलब इन जगहों से ये लोन दिया जाता है, यानी कि इन जगहों से ये लोन पास करवाया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब चलो मैप में देख लेते हैं हम लोग। तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु को आप लोगों को मैप में बता देता हूँ। देखो ये है नीचे की तरफ कोस्टल साइड है, यहाँ पर है तमिलनाडु। देखो मैं आप लोगों को मैप में क्यों बता रहा हूँ, देखो मैप आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार देखो अभी आप लोग प्री दोगे, मेंस दोगे, इंटरव्यूज दोगे ना, तो आप लोगों को ये चीज का एहसास होगा कि मैप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार होता क्या है, देखो एग्जामिनर जो है वो मैप भी पूछ लेता है कि भारत के दक्षिण साइड के उस स्टेट का नाम बताइए, या फिर भारत के उत्तर साइड के उस स्टेट का नाम बताइए, या फिर ये जो सीमा है किससे सटी हुई है। वरना कई बार इंटरव्यू में आप लोगों से इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि तमिलनाडु किस साइड है, यानी कि दक्षिण की साइड है तो किस तट पर पड़ता है। तो ये तट आप लोगों को पता होने चाहिए, ये तट आप लोगों को बताना चाहिए, ये कौन सा महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, मतलब क्या क्या चीजें हैं। ये इधर बंगाल की खाड़ी नहीं है, आप लोग सीरियसली मत लेना, बंगाल खाड़ी इधर है। ठीक है, तो आप लोगों को देखो ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा जो राज्य है वो किस साइड पड़ता है, कौन सा स्टेट किस साइड पड़ता है, कौन सा सिटी किस साइड पड़ता है। अभी देखो मुंबई की अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र इधर पड़ता है। ठीक है, बाकी देखो अरुणाचल प्रदेश इधर पड़ता है, जम्मू कश्मीर ऊपर पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैप देखना भी आना चाहिए। मैं आप लोगों को जैसे जैसे पढ़ाता हूँ आप लोगों को मैप भी बताता हूँ राज्यों के बारे में। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला है कि हाल ही में भारत की किस टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये पौलमी खटक। ठीक है, पौलमी घटक है ये। तो इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की, यानी कि इन्होंने इस टेबल टेनिस के जो अपना करियर था उसे संन्यास ले लिया है। ठीक है, और इन्होंने क्यों संन्यास लिया है, क्योंकि काफी सालों से ये खेल रही हैं, इन्होंने भारत देश को बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व भी किया है। अगर मैं इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो देखो 2006 में इन्होंने जो साउथ एशियन जो एक तरीके से तो फेडरेशन है उसकी खेलों में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता था। 2006 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2007 में जो कॉमनवेल्थ चैंपियंस में हुआ ना तो उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2010 में कॉमनवेल्थ जो हुआ उसमें इन्होंने रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर जीता था। 2012 में जो एशियन गेम्स हुए उसके क्वार्टर फाइनल तक का इन्होंने सफर तय किया था, और ये मात्र 16 साल की थी जब इन्होंने ओलंपिक खेला था, यानी कि भारत देश को प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। उस समय ये मात्र 16 साल की थी, और अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, और इन्होंने कहा है कि ये अब कोचिंग पर फोकस करेंगी, ताकि देखो जो टेबल टेनिस है उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको नाम और पहचान नहीं मिल पाती है, क्योंकि टेबल टेनिस इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो ये अब कोचिंग में हाथ आजमाएंगे, इन कोचिंग देंगे ये, ताकि इस खेल को बहुत ऊंचाई तक ले जा सके, यानी कि इसके जो खिलाड़ी हैं उनको भी एक नाम और पहचान और एक आयाम मिले। तो इस चीज के लिए ये अब काम करने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये पौलमी खटक है। बाकी देखो मनिका बत्रा ये भी एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है, मोहम्मद दास ये भी एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है, और मधुरिका पटकर ये भी टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ये सारे के सारे वुमेन खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखो आप लोगों ने शायद मैं कह रहा हूँ सबका नहीं पता, लेकिन शायद कुछ आप लोगों ने इनके नाम नहीं सुने होंगे। पॉपुलर इतना खेल नहीं है टेबल टेनिस हमारे देश में, बहुत सारी जगह पर पॉपुलर है लेकिन काफी सारी जगहों पर पॉपुलर नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को शायद इनके नाम ना पता हो, लेकिन आप लोगों को पता होने चाहिए हर एक खेल से रिलेटेड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो अगला है कि हाल ही में किसने एक्सपोर्ट प्रीपेरेडनेस इंडेक्स यानी कि EPI 2020 जारी किया है, तो ये नीति आयोग ने किया है। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, देखो एक्सपोर्ट जो प्रीपेरेडनेस इंडेक्स है ये आखिरकार होता क्या है, तो ये भारत के जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं और कितनी चीजें इंपोर्ट की जाती हैं, उन सब चीजों के बारे में एक लिस्ट जारी करता है, और उस चीज के बारे में ये इंडेक्स है। ठीक है, ये जो जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है
ठीक है ना। एक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स होता है जिससे पता चलता है कि कितना कंपटीशन है मार्केट में किस चीज़ को लेकर। तो एक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी की जाती है, उसके अंतर्गत इस चीज़ को जारी किया गया है कि भारत से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट की जाती हैं और इम्पोर्ट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक तरीके से मैं कहूँ तो आप लोगों को बताऊँ तो देखो, एक आत्मनिर्भर भारत की जो पहल चल रही है ना, उसके तहत ये चीज़ की जा रही है। भारत में ये देखा जा रहा है कि भारत में कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्ट की जाती हैं और कितनी चीज़ें उसके एवज में सिर्फ एक्सपोर्ट की जाती हैं। मतलब एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है। अभी अगर मैं करंट रेशियो बताऊं तो एक तरीके से कह सकते हो आपके इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है भारत में और एक्सपोर्ट कम किया जाता है कंपैरेटिवली इंपोर्ट के। तो इसीलिए भारत ये चाहता है कि अब इंपोर्ट अपना बढ़ाया जाए और एक्सपोर्ट अपना बढ़ाया जाए और इंपोर्ट कम किया जाए, जिससे कि एक आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है वो सक्सेसफुल हो चुके, ताकि भारत के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन सके। तो इस चीज़ के लिए ये एक इंडेक्स जारी की गई जिसमें ये जो बताया गया है कि किस तरीके से भारत से चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं और इंपोर्ट की जाती हैं, उसका बारे में है, ठीक है ना। इसका एक जो एम है वो यही है कि किस तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भारतीयों के लिए एक तरीके से जगाई जा सके, या कह सकते हो आप इन द सेंस कि पैदा की जा सके। तो उस चीज़ के लिए है ताकि वो लोग बिजनेस और जो ग्लोबल मार्केट है उसमें अपना नाम बना सके, ठीक है। बाकी देखो, नीति आयोग के बारे में बात हुई है तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर नीचे कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी ये आप लोग बताओगे। चलो मैं आप लोगों को एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना की थी। बाकी आप लोग बताओ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आप लोगों को सन बतानी है, यानी कि ईयर बताना है। बाकी अगर देखो इसके करंट सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत है और इसके जो हेड है ना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। बाकी स्थापना आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये है जो इंडेक्स जारी की गई है। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले इकलौते तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये जेम्स एंडरसन बन गए हैं, ठीक है। ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है और ये दुनिया के चौथे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 600 विकेट पूरे किए हैं, यानी कि 600 विकेट से ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है। इनसे पहले सिर्फ और सिर्फ देखो ये है जेम्स एंडरसन, इनसे पहले सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने ये पूरा कीर्तिमान स्थापित किया है। नंबर 1 पर हैं मुथैया मुरलीधरन, नंबर 2 पर हैं शेन वॉर्न और नंबर 3 पर हैं, मतलब एक गर्व की बात होती है, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिए हैं, ठीक है, वो तीसरे स्थान पर हैं। और मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट लिए हैं और शेन वॉर्न ने शायद 719 विकेट लिए हैं। शेन वॉर्न का मेरे को श्योर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 719 विकेट लिए हैं। और अब चौथे नंबर पर आ गए हैं जेम्स एंडरसन, जिन्हें जिमी एंडरसन भी कहा जाता है, ठीक है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा हुआ है कि इकलौते तेज गेंदबाज, तो फास्ट बॉलिंग करने वाले ये पहले गेंदबाज है जिन्होंने 600 विकेट कंप्लीट किए। बाकी देखो ऊपर की जो तीनों है ना, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले, ये तीनों स्पिनर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई कि आखिरकार ये कौन है, जेम्स एंडरसन है जिन्होंने 600 विकेट कंप्लीट किए। आप लोगों के लिए जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखो जो डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी देखो ड्वेन ब्रावो के बारे में बात करें तो ड्वेन ब्रावो ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि तो उन्होंने 500 विकेट ले लिए हैं अपने T20 करियर में। ये बहुत सारे लीग के लिए खेलते हैं और इन्हें 500 विकेट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक ऑलराउंडर है और ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इनसे कम जो है वो 390 है, वो श्रीलंका के जो लसित मलिंगा है उनके हैं, ठीक है। और अब ये एक कीर्तिमान इन्होंने बना दिया है। बाकी देखो ईशांत शर्मा की बात करें तो ईशांत शर्मा को अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया जा रहा है, कौन सा है वो अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बर्ड और देखो स्टुअर्ट ब्रॉड, ये भी इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, ठीक है। तो ये देखो इतनी सारी चीजें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टुअर्ट ब्रॉड वही है जिनको युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये है, अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों की उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये केरल की गवर्नमेंट ने किया है। तो देखो केरल की गवर्नमेंट ने जो वहाँ के जो आदिवासी बच्चे हैं उनको देखो उनकी मातृभाषा में, देखो सबकी मातृभाषा अलग अलग होती है। केरल है,
केरल के राज्य की अलग मातृभाषा और वहाँ के जो आदिवासी कबीले हैं उनकी एक अलग ही मतलब भाषा होती है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो उनकी उनकी पर्सनल उनकी भाषा में बात मतलब उनको पढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि देखो शिक्षा पर आज के टाइम पे सबका अधिकार है और हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो आप लोग भी मानते होंगे। तो उस चीज़ के लिए अब एक नई पहल शुरू की है, नमत पसई प्रोग्राम। ये एक अलग ही लैंग्वेज में है, तो उस चीज़ को शुरू किया गया है अब केरल में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो केरल के बारे में बात हुई है, तो केरल की जो कैपिटल है वो है त्रिवेंद्रपुरम। केरल के सीएम कौन है? पी पिजरनई, ठीक है ना। और यहाँ को जो गवर्नर है, चलो गवर्नर के बारे में आप लोग बताओ। देखो आप लोग भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन अपना भी दिया करो। देखो इंटरैक्टिव सेशन अच्छा लगता है, मैं आप लोगों से भी सवाल पूछता हूँ, आप लोग मुझसे भी सवाल पूछा करो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, आप लोग उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दिया करो। तो आप लोगों को देखो इंटरैक्टिव एक सेशन बनेगा, तो आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो आप लोग भी जवाब दिया करो। देखो इसके अब आप लोगों को पता होना चाहिए, देखो केरल के जो गवर्नर हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि देखो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होता है। दूसरी चीज ये, आप लोग अगर किसी आप लोगों के भारत के इतने राज्य हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो अगर आप लोग प्री एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो प्री एग्जाम्स के लिहाज से अगर आप लोग सोचो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो मैंने भी मान लेता हूँ, लेकिन आप लोग आगे का भी सोच कर पढ़ो कि कभी कभी आप लोगों का मेंस भी होगा, उसके बाद आप लोग पॉजिटिव सोच के चलो, मेंस होगा उसके बाद आप लोग इंटरव्यू दोगे, तो उस चीज़ के लिहाज से आप लोग सोच के चलो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें क्या है। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि केरल के गवर्नर का नाम क्या है। ठीक है, और केरल को देखो एक नाम से और जाना जाता है, केरल को मसालों का बाग बोला जाता है। तो ये भी आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मसालों का बाग किसे बोला जाता है, तो ये केरल को बोला जाता है। जिस तरीके से एक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं पिंक सिटी किसे बोला जाता है, तो वो जयपुर को बोला जाता है। ठीक है, संतरों का शहर किसको बोला जाता है, तो वो नागपुर को बोला जाता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि मसालों का शहर वो केरल है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हाल ही में किस फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है या पुरस्कार जीता है, तो ये अभिलाष ने जीता है। ये एक शॉर्ट स्टोरी फिल्म है जिसको अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है बंगाल के लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो एक क्वेश्चन है आप लोगों को और बता देता हूँ मैं इसी से, केजंग डी थोंगडोक, ये अरुणाचल प्रदेश के एक डायरेक्टर हैं जिन्हें हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के एग्जाम के एक सेट में ये ज़रूर आएगा, फिर चाहे आप एनडीए का एग्ज़ाम दो, सीडीएस का एग्ज़ाम दो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, आप लोग एसएससी का एग्ज़ाम दो, बैंक का मेंस का एग्ज़ाम दो, एक एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाएगा। आप लोग लिख कर ले लो, मैं आप लोगों को नोट डाउन करके बता सकता हूँ, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, ज़रूर आएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी देखो बंगाल के बारे में बात हुई, पश्चिम बंगाल के बारे में बात करोगे, कोलकाता यहाँ की कैपिटल है, हुगली नदी के किनारे बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ की जो सीएम है वो ममता बनर्जी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो देखो ये सम्मानित किया गया है वाटेक वॉबैक कंपनी को। वाटेक वॉबैक कंपनी ये कौन सी कंपनी है, तो ये एक वाटर टेक कंपनी है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि पानी बनाती है। जैसे आप लोगों ने सुन लो किनले है, एक्वाफिना है, तो इसी तरीके से ये भी है। ठीक है, तो इसको अभी ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया, क्योंकि चेन्नई में जो इसका 45 मिलियन लीटर का जो ट्रीटमेंट रिजर्वायर प्लांट है ना, उसके लिए इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा किस चीज के लिए दिया गया, तो ये रीयूजेबल वाटर जो प्रोजेक्ट है उसके लिए दिया गया है ये। ठीक है ना, यानी कि जो वाटर है उसको फिर से कैसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, प्योर करके किस तरीके से उसको काम में लिया जा सकता है, किस तरीके से मतलब पीने लायक बनाया जा सकता है, तो उस चीज के ऊपर ये उस प्रोजेक्ट के ऊपर इनको ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है, ग्लोबल वाटर अवार्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग याद रखेंगे, याद रखिएगा, वरना आप लोग शाम को आइए, आप लोग 8 बजे क्विज में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहां पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आइए, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने आप लोग एक तरीके से आप लोग अपने करियर के बारे में अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें, बाकी फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखो नीचे लाइक का बटन है, आप लोग भूल गए हो, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला है कि हाल ही में भारत की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक में भारत की जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत अब जब स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे तो उसमें इसी तरीके से शिक्षा दी जाएगी। बाकी देखो, मैंने भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है भारत की शिक्षा नीति के ऊपर, जिसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर ऊपर कार्ड में मिल जाएगा और साथ साथ आप लोगों को कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग भारत की शिक्षा नीति के बारे में जान सकते हो। पूरा डिटेल डिस्कशन में हमारा आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप लोग भी जान लीजिए कि किस तरीके से भारत की नई शिक्षा नीति जो आई है वो डिजाइन की गई है और शिक्षा नीति के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। बाकी देखो, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कर्नाटक वो राज्य बन गया है जो भारत का पहला राज्य होगा जहां पर नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है ना। और देखो, कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आप लोगों को कि अभी थोड़े टाइम पहले ही ना, मतलब एक मैंने थोड़े टाइम पहले आप लोगों को पढ़ाया था कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य बना था जो त्रिभाषा जो फॉर्मूला इसमें है, जो आप लोग अगर वीडियो देखो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अभी नहीं बता रहा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। करंट अफेयर्स की वीडियो है, ठीक है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है। और तमिलनाडु वो राज्य था जिसने ये बोला कि नहीं, हम 2 भाषा का ही फॉर्मूला रखेंगे, मतलब भारत की जो शिक्षा नीति है उसके अलग विपरीत हम लोग सिर्फ 2 भाषा का ही फॉर्मूला रखेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप लोगों को अगर डेली करंट अफेयर देख रहे हो तो आप लोगों को याद होगा, वरना देखो ये आप लोगों को फिर से एक चीज़ रिवाइज हो गई। और देखो, ये भी आप लोगों को पता चल गया कि नई शिक्षा नीति में कौन सा राज्य बन गया, वो कर्नाटक बन गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। अब मैं आप लोगों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज बताता हूँ जो आप लोगों को एज बीइंग इंडियन सिटीजन पता होना चाहिए कि देश और दुनिया में आगे का चल गया। तो देखो, सबसे पहला है कि 48 साल की उम्र में प्रवीण तांबे CPL यानी कि कैरिबियन प्रीमियर लीग में डेब्यू किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। यानी कि कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले वो पहले भारतीय बन गया। 48 साल की उम्र में प्रवीण तांबे ने वहां पर डेब्यू किया। ये राजस्थान रॉयल्स की टीम के से खेलते थे, ठीक है, IPL में। बाकी देखो, अगले क्वेश्चन की बात करें तो एयरटेल और वोडा को 47 लाख यूजर्स का नुकसान हुआ है और जियो से लगभग 36 लाख नए यूजर जुड़ गए हैं। मतलब जब से जियो आई है तो इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। फिर चाहे हम बात करें एयरटेल की या वोडाफोन की या आइडिया की, और कई सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जो बंद भी हो गई। जैसे अगर हम बात करें टेलीनॉर वगैरह हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो वो कंपनीज बंद ही हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहिए। अगला है कि नीट और JEE एग्जाम, देखो इनके बारे में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है कि आखिरकार ये एग्जाम होंगे या नहीं। वैसे देखो, आप लोग भी अपनी कॉमेंट में बता सकते हो कि आप लोगों की क्या राय है कि नीट का एग्जाम होना चाहिए या JEE का एग्जाम होना चाहिए या नहीं। अभी के टाइम पे जो इस समय लॉकडाउन या मैं कह सकते हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है, कोरोना का डर बना हुआ है, उस टाइम पर ये एग्जाम होने चाहिए या नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी देखो, इसके बारे में बोला गया है कि जो शिक्षाविद हैं उन्होंने बोला है कि PM मोदी को पत्र लिखेंगे और कोर्ट तक जाएंगे ताकि ये जो एग्जाम है वो ना हो। लेकिन कल मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी कि जो NTA है उसने ये कहा है कि जो नीट और जो JEE का एग्जाम है वो तय समय पर होंगे। देखो, एक चीज ये भी है कि अगर उन लोगों ने ये तय किया है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रीजंस को सोचकर जरूर किया होगा कि किस तरीके से एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग भी अपनी राय जरूर नीचे लिखिएगा। अगला है कि ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने एक इतिहास रच दिया। उन्होंने T20 फॉर्मेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए। ये मैंने आप लोगों को पता ही दिया। ठीक है, अगला है कि वेस्ट बंगाल में जो लॉकडाउन है वो बाई वीकली यानी कि वीकली जो लॉकडाउन रहता है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मिड सितंबर तक। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 1 सितंबर से ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, जो ममता बनर्जी वहाँ की CM है, उन्होंने ये कहा है कि ये मिड सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद ये देखा जाएगा कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, कितने केसेस आ रहे हैं, कितने ठीक हुए हैं, उसके आधार पर आगे की जो योजना है वो बनाई जाएगी। अगला है कि क्लासरूम लर्निंग फॉर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कर्नाटक में 1 अक्टूबर से खुल रहे हैं। यानी कि ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज के एग्जाम जो क्लासेस होंगी वो 1 अक्टूबर से चालू हो जाएंगी। अगला है कि दिल्ली में इंक्रीज कर दी है कोविड-19 के टेस्ट ताकि जो कोरोना के केसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले, मतलब जो स्पाइक है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और देखने को मिल जाए ताकि उन पर काबू पाया जा सके। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, उतने ज़्यादा अगर पेशेंट्स है तो वो निकल कर सामने आएंगे। तो इस चीज़ के लिए टेस्टिंग तेज कर दी गई है। अगला है कि विद्युत जामवाल की जो मूवी आई है खुदा हाफिज, वो सबसे बड़ी ओपनिंग मूवी है जो कि 14 अगस्त को डिज्नी और हॉटस्टार पर रिलीज की गई थी और इसको सबसे ज़्यादा ओपनिंग मिली है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा।
ठीक है ना, और कुछ दिन में ये टीवी पर भी आ जाएगी। बाकी देखो इस तरीके की जो मूवीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग रहती हैं। आप लोगों को जो बाकी की बेकार मूवी हैं वो उससे तो बेटर ही है, आप लोग कुछ इस तरह की मूवी देखिए, ठीक है। जो हमारे जो एक्टर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए, जो कि एक तरीके से कह सकते हो कि अब छोड़िए, आप क्या कहूँ मैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में। तो इस तरीके से जो मूवीज़ हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए, इन तरीके से जो एक्टर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अपने, जिससे कि बच्चे और भी ज़्यादा पढ़ सकें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकें, वहाँ पर भी पढ़ सकें, क्विज दे सकें। और आप लोग क्विज देने जरूर आइएगा रात को 8 बजे। बाकी देखो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोग आने वाली अपडेट्स मिस ना कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।